हेलो एवरीवन, आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में स्वागत है। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश ट्यूटर, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और आज हम कवर करने वाले हैं इस पोम का एक्सप्लेनेशन, जानेंगे किसने लिखा है इस पोम को और कौन से इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जुड़े हैं इस पोम के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पोम को लिखा है कैरोलाइन वेल्स ने। ये एक 19th सेंचुरी की अमेरिकन मिस्ट्री ऑथर हैं और इन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके की राइटिंग्स में अपना पार्टिसिपेशन दिया है और इन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर, पैरोडीज़, इन सब पे भी काफ़ी काम किया है। ये एक क्रिएटिव राइटर रही हैं और इस पोम में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को ऐड किया है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कौन से इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जुड़े हैं पोएटेस के साथ। जैसे कि इनके काम इंटरेस्टिंग होते हैं, उसी तरीके से इनकी खुद की लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। जब ये छोटी थी तो काफ़ी बीमार हो गई थी। इन्हें स्कारलेट फीवर नाम की एक बीमारी हो गई थी जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसी वजह से इन्हें हेयरिंग लॉस हो गया था। हेयरिंग लॉस का मतलब है इनके सुनने की क्षमता जो है वो चली गई थी। लेकिन कैरोलाइन वेल्स यहाँ पे रुकी नहीं। इनफैक्ट इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ये करने में इनके फ्रेंड्स ने भी इनकी काफ़ी मदद की। इनका जन्म हुआ था जून 1862 में और इनकी डेथ हुई थी मार्च 26, 1942 में और इनका जन्म हुआ था रेवे, न्यू जर्सी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक अमेरिकन मिस्ट्री ऑथर रही हैं 19th सेंचुरी की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी है, लेकिन किसी भी काम में इनकी जो क्रिएटिविटी है वो किसी भी तरीके से कम नहीं हुई। ये जो पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें इन्होंने अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वो किल करते हैं, इन सभी के बारे में बताया है। लेकिन किसी डरावने तरीके से नहीं, इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। जानते हैं इन्होंने इस पोम के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस पोम में जैसे कि मैंने आपको बताया, वेल्स ने अलग अलग जानवरों के बारे में बात की है, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात की है, उन्हें इंट्रोड्यूस किया है और वो किस तरीके से अपने प्रे को यानी अपने शिकार को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं, इसके बारे में बताया है। हर एक जानवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में उन्होंने इसमें बात की है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में और बहुत ही स्किलफुली एक्सप्लेन किया है ताकि हमें पढ़ते समय एक इंटरेस्ट आए और ना कि हम डरें। इसके अलावा उन्होंने उन सभी एट्रीब्यूट्स को, जो जानवरों के जो एक एटीट्यूड होता है या जानवरों का जो एक रवैया होता है, उसे ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ भी कंपेयर किया है। यानी जानवर और इंसान, इन दोनों के जो एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियर होता है, रवैया होता है, उसे भी इसमें एक्सप्लेन किया है। अब उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स डाले हैं इसके अंदर, वो हम देखते हैं इस पोम के एक्सप्लेनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं इस पोम का एक्सप्लेनेशन स्टेंजा वाइज। ये है इस पोम का पहला स्टेंजा। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. इस पहले स्टेंजा में वेल्स जिस जानवर की बात कर रही हैं वो है एशियन लाइन। और देखिए उन्होंने एशियन लाइन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो हमें एक्सप्लेन कर पा रही हैं कि ये हमें कहाँ मिलता है, ईस्टर्न जंगल्स में। यानी ईस्टर्न में जो भी जंगल्स हैं वहाँ पर, ईस्ट साइड में जो भी जंगल्स हैं वहाँ पर हमें एशियन लाइन देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी ने एशियन लाइन को देखा ना हो तो वो उन्हें किस तरीके से पहचानेंगे, वो भी इन्होंने बात की है। लार्ज यानी ये देखने में बहुत ही बड़े होते हैं और ये टॉनी बीस्ट होते हैं। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉनी? यहाँ पर लिखा है टॉनी का मतलब होता है येलो ब्राउन कलर, यानी भूरे पीले रंग के जानवर ये होते हैं। यानी इनका स्किन का जो कलर होता है वो येलोइश और ब्राउनिश जैसा होता है, टैंट कलर होता है।
तो इसका मतलब उन्होंने हमें एक्सक्यूज़ मी, हमें इसका स्किन कलर बता दिया और ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही लार्ज साइज़ के होते हैं। दूसरा इन्होंने क्या एक कैरेक्टरिस्टिक बताया है, इफ़ ही रोर्स। तो रोर्स का मतलब क्या होता है? रोर का मतलब होता है दहाड़। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि एशियन लायन जब दहाड़ता है तो वो दहाड़ सुन के सबके पसीने छूट जाते हैं, और इसी के बारे में वेल्स ने इसमें बात की है कि जब एशियन लायन दहाड़ता है तो आपको इतना डर लगता है कि हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, वो ऐसा आप पर दहाड़ता है कि आपको ऐसा लगे कि शायद अब आप मर ही जाएंगे, और यदि ऐसा हो तो आप ये पहचान जाएं कि आपकी मुलाकात एशियन लायन से हो चुकी है। तो पहले स्टेंजा में वेल्स बताती हैं कि अगर आपका कभी भी ईस्टर्न जंगल में जाना हो तो वहाँ पे अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा और टॉनी कलर का यानी येलोइश ब्राउन कलर का अगर आपको एक एनिमल बीस्ट मिलता है, और अगर वो इतना ज़ोर से और ख़तरनाक तरीके से दहाड़ता है कि आपकी डेथ ही हो जाए, तो पहचान चाहिए कि वो एशियन लायन ही है। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया था, लिखा है कि अगर किसी भी वजह से हमारा ईस्टर्न जंगल्स की तरफ जाना होता है या हमें कभी वहाँ पे घूमने के लिए जाना है, और अगर हम कभी भी किसी ऐसे बीस्ट से टकरा जाएं या ऐसे बीस्ट से मिलें जिसका कलर येलोइश ब्राउन है, जो बहुत ही लार्ज साइज़ का है, और फिर से वही बात दोहराऊंगी कि जिसकी दहाड़ इतनी तेज़ है कि आपकी जान ही निकल जाए, तो आप उसी वक्त पहचान जाएं कि वो और कोई नहीं, वो है एशियन लायन। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो वेल्स ने इसमें ऐड किया है। अगर आप ध्यान दें कि जब भी हम किसी वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं या हम ये बात करते हैं कि वो आपको जान से ही मार देगा, आपकी लाइफ और डेथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो अब हमें बात कर रहे हैं कि वो आपको जान से मार देगा एशियन लायन जो है। ये तो कोई इंटरेस्टिंग या ये कोई खुशी वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वेल्स यहाँ एक्सप्लेन करती है कि उसकी दहाड़ से जैसे ही आपका दम निकल जाए, आपकी जान निकल जाए, तो पहचान चाहिए वो एशियन लायन है। जान जाने के बाद किसी को क्या पता चलना है कि वो एशियन लायन है या मोर। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो वेल्स ने हर एक स्टेंजा में हर एक वाइल्ड बीस्ट के साथ ऐड किए हैं और एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी इन लाइंस में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस। यहाँ एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब ये है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एशियन लायन की कि जिस तरह से धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ता है। ये वाइल्ड एनिमल्स की और स्पेशली एशियन लायन की खासियत होती है, वो झट से आप पर झपट्टा नहीं मारता, वो हमेशा अपने शिकार को थोड़ा सा डराता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उसके ऊपर जंप करता है, पाउंस करता है, उस पर झपट्टा मारता है। ये क्वालिटी भी हमें इसके बारे में याद रखनी है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारी हो गई हैं? धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़कर झपट्टा मारना, लार्ज साइज है, और ही इज़ अ टॉनी बीस्ट, और उसकी रोर कैसी है? एज यू आर डाइंग, आपका दम ही निकल जाए। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. बंगाल टाइगर का नाम देख के आप पहचान ही गए होंगे कि इस पोम में हम बंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वेल्स बंगाल टाइगर की बात कर रही हैं, लेकिन
अगर हम इस लाइन को हटा दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि बंगाल टाइगर की बात हो रही है? वेल, इस पूरे स्टैंजा में उसी की ही कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बात कर रही हैं वेल्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि अगर आप जंगल में और घूम रहे हैं और आगे चलते हुए आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिल गया। वाइल्ड बीस्ट तो ठीक है, यानी जंगली जानवर, लेकिन नोबल का यहाँ क्या मतलब है? देखिए, नोबल का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो ऑनेस्ट होता है या जो बहुत ही ऑनरेबल होता है, जो मान सम्मान वाला। तो हम जब बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो उसके लिए ऑनेस्ट और मान सम्मान वाले वर्ड्स उस तरीके से कुछ यूज़ करना थोड़ा अटपटा नहीं लगता? वेल्स की यही खासियत है, अटपटी जगह अटपटे वर्ड्स यूज़ कर कर एनिमल्स को डिस्क्राइब करना सिर्फ वेल्स ही कर सकती हैं। तो यहाँ नोबल का मतलब है इम्प्रेसिव इन साइज़। अगेन वो यही बता रहे हैं कि ये बहुत ही ह्यूज और बड़ा सा बिग इन साइज एनिमल है, जिसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। आगे हम बात करते हैं कि यदि ऐसे किसी जानवर से आपकी मुलाकात हो जाए जो बहुत ही इम्प्रेसिव इन साइज़ है, यानी बहुत ही ह्यूज है, और जंगली जानवर से ऐसे से किसी से आपकी अगर मुलाकात हो जाए और अगर उसकी स्किन ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड का यहाँ मतलब है येलो कलर का स्किन। ग्राउंड इज़ बेसिकली स्किन हेयर, ग्राउंड को स्किन के लिए यूज़ किया गया वर्ड है ये, स्किन बताने के लिए। तो बंगाल टाइगर की स्किन कैसी होती है? येलो कलर की, और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, यानी काले रंग की धारियाँ होती हैं। तो यदि कोई ऐसा जानवर जिसकी स्किन येलो कलर की है, पीले रंग की है, और अगर उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, तो इसका मतलब है वो कौन है? बंगाल टाइगर। इससे आगे हम बात करते हैं, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। पहले हम समझते हैं कि डिसर्न का मतलब क्या है। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी पहचान, किसी को पहचानना। और यहाँ हम किसे पहचानने की बात कर रहे हैं? बंगाल टाइगर को। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि कौन सा वो सिंपल सा रूल है जो वेल्स हमें एक्सप्लेन कर रही हैं। वेल्स ये कह रही हैं कि अगर कोई ऐसा जानवर जिसने जैसे ही आपको देखा और उसी वक्त आपको दूसरी सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और एकदम आप पर झपट्टा मार दिया और आपको किल कर दिया, अगर ऐसे किसी जानवर से आपकी मुलाकात जंगल में हो जाती है तो वो कौन है? नन अदर देन द बंगाल टाइगर। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे किसी भी जानवर से आपकी मुलाकात होती है तो वो बंगाल टाइगर ही है, जो बिग इन साइज, जो वाइल्ड तो है ही, इसके अलावा जो येलो बैकग्राउंड है, यानी येलो स्किन का कलर है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, और जो आपको देखते ही आप पर अटैक करके और आपको मार डाले। यानी इसका मतलब है, जैसे एशियन लाइन की हमने जब बात की थी तो हमने क्या कहा था कि धीरे धीरे वो एडवांस, द वर्ड एडवांस, इसे ध्यान में रखिएगा। इतने ही छोटे छोटे कंपैरिजन्स होते हैं जो जब आप अपने एग्ज़ाम में इन कंपैरिजन्स को या किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है या किस तरीके से डिफरेंसेस या अंतर बताए गए हैं दो जानवरों के बीच में, ये छोटे छोटे वर्ड्स से ध्यान रखेंगे तो आप मार्क्स भी स्कोर करेंगे। तो एशियन लाइन जो है वो धीरे धीरे अपने प्रे की तरफ बढ़ता है, अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। लेकिन बंगाल टाइगर की ये आदत नहीं है। बंगाल टाइगर जैसे ही अपने शिकार को देखेगा वो उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देगा और वो उसका शिकार कर लेगा। फिर से उसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया था वही है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें मैंने यही आपसे समझाया है कि किस तरीके से बंगाल टाइगर दिखाई देता है, किस तरीके से वो
उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन की थी और किस तरीके से वो अपने शिकार को मारता है। यानी हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? हमें पॉइंट्स याद रखने हैं कि वेल्स ने नोबल वर्ड यूज़ किया है इनके लिए, और नोबल वर्ड क्यों यूज़ किया है? वो नोबल की जगह बिग भी यूज़ करती थी, इम्प्रेसिव साइज़ भी यूज़ कर सकती थी, काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो वो यूज़ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नोबल ही यूज़ किया। इसके बारे में हम हमारी पोएटिक डिवाइसेस जो वेल्स ने यूज़ करी हैं इस पोम में तब बात करेंगे, लेकिन अभी हमें यही ध्यान रखना है कि जो नोबल साइज़ है, जो येलो कलर की स्किन है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं जिसकी, जो आपको देखते ही आप पर अटैक कर दे, ये सभी खासियत, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बंगाल टाइगर की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टैंजा पे। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. एक्सप्लेनेशन से पहले आइए जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स। स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलना या चलना या कहीं पर भी जाना, और फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड। तो स्ट्रोलिंग फोर्थ का क्या मतलब हुआ? स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब है आगे बढ़ना, आगे घूमना या टहलना। अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots, यहाँ हाइट का मतलब क्या है? यहाँ हाइट का मतलब है स्किन। ये छुपन छुपाई वाला हाइड नहीं है, हाइड एंड सीक वाला हाइड बिल्कुल नहीं है। यहाँ हाइट का मतलब है स्किन। whose hide with spots is peppered, स्पॉट्स का मतलब धब्बे होता है और पेपर्ड का मतलब है बिखरे हुए। यानी यहाँ पर वेल्स जो हैं, जिस जानवर की बात अभी कर रही हैं उसकी स्किन के बारे में समझा रही हैं कि एक ऐसी स्किन जिस पर जो धब्बेदार है, जिस पर स्पॉट्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं। स्किन, मैंने आपको बताया था हाइट का मतलब स्किन है, तो स्किन पर धब्बे बिखरे हुए हैं। As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. जैसे ही वो आप पर झपट्टा मारता है, झपट्टा मारता है, आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड ही है। क्यों? कैसे पता चल जाएगा झपट्टा मारने पर कि वो लेपर्ड ही है? स्किन से तो चलो हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई वाइल्ड एनिमल है, वो आपको खुद को देखने का समय तो नहीं देगा कि हाँ भाई तुम पहले मुझे पहचान लो, उसके बाद ही मैं तुम पर अटैक करूँगा। नहीं, यहाँ इसका मतलब ये है, हर वाइल्ड एनिमल अभी तक हमने जिनके भी बारे में बात की वो अपने शिकार पर झपट्टा ही मार रहे हैं, लेकिन लेपर्ड के झपट्टा मारने में या पाउंस करने में या शिकार करने में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आइए जानते हैं। It will do no good to roar with pain। यहाँ पे जो रोर है, जो फर्स्ट स्टेंजा में एशियन लाइन के जब हम बात कर रहे थे, वहाँ जब रोर की बात हो रही थी तो वहाँ रोर था एशियन लाइन का रोर, यानी एशियन लाइन की दहाड़। लेकिन यहाँ हम जिस रोर की बात कर रहे हैं वो लेपर्ड की या किसी भी और जानवर की दहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस शिकार की चीख की जिस पर लेपर्ड ने अटैक किया है, हमला किया है। यानी अगर आप पर हमला करने के बाद भले ही आप पेन से, दर्द से कितना भी चिल्लाएं, आपकी कोई मदद नहीं होने वाली है। He will only leap and leap again। इसका ये मतलब है कि वो जब एक बार आप पर अटैक करेगा, आप पर पाउंस करेगा, पाउंस का मतलब ही होता है झपट्टा। एक बार जब आप पर पाउंस करेगा तो वो लगातार तब तक आप पर पाउंस करेगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो यहाँ इसके अटैक करने का, लेपर्ड के अटैक करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एशियन लाइन और बंगाल टाइगर, इन दोनों से ही एकदम अलग हटके तरीका है लेपर्ड का।
इसका क्या तरीका है, वो एक बार में अपने शिकार को नहीं मारता है, वो तब तक उस पर अटैक करता रहता है, तब तक उस पर पाउंस करता रहता है जब तक वो मर ना जाए। और भले ही आप कितना भी चीखें चिल्लाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है इसका इजी एक्सप्लेनेशन जो आपको एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें सेम वही एग्जैक्टली वही बात बताई हुई है कि अगर कहीं चलते हुए आपको कोई ऐसा जानवर मिल जाए जिसकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स बिखरे हुए हैं, यानी स्पैटर्ड है, पोम में वर्ड यूज़ हुआ है पेपर्ड, आप स्पैटर्ड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने में मदद मिल सके। तो अगर उसकी स्किन पे ऐसा कोई स्पॉट्स बिखरे हुए हैं तो इसका मतलब वो लेपर्ड ही है। और अगर फिर भी आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत है कि ये लेपर्ड है या कोई और है, तो उसके अटैक करने के तरीके से तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो तब तक आप पर अटैक करता रहेगा जब तक आपकी जान ना चली जाए और जब तक आप उसके डिनर के लिए रेडी ना हो जाएं। तो यही तरीका है वेल्स का जो काफ़ी हटकर है, वो आपको आप ही की डेथ के और आप ही के शिकार बन जाने के बारे में बता रही हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में, डराने के अकॉर्डिंग नहीं, बहुत ही ह्यूमरस मैनर में। और ह्यूमरस का मतलब होता है मजाक, मजाकिया तरीका जो मूड भी थोड़ा लाइटन कर देता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले स्टैंजा पर। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. वही ड्रिल रहेगी हमारी। इसका एक्सप्लेनेशन से पहले आइए जानते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में। If you are walking round in yard, यार्ड का मतलब क्या होता है? यार्ड का मतलब होता है ज़मीन का एक टुकड़ा, या हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि एक प्लॉट का हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा, उसका जो साइड एरिया है या उस प्लॉट के पास अगर कोई एरिया है जहाँ अक्सर लोग टहलने जाया करते हैं। तो अगर ऐसा यार्ड में आप कभी वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर, क्रीचर भी क्रीचर का मतलब भी होता है एनिमल। तो अगर आपको कोई एनिमल मिले हु हग्स यू, हग्स का मतलब होता है गले लगाना, हग्स का मतलब है गले लगाना, हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर। अभी तक हमने जितने भी वाइल्ड एनिमल्स की या बीस्ट्स की बात की है, वेल्स ने उन सब के अटैक करने का तरीका बताया है, लेकिन इस स्टेंजा में जब वो बेयर की बात कर रही हैं तो वो किसके बारे में बता रही हैं कि बेयर आपको हग कैसे करता है। अब देखिए, जब भी हम हग करने की बात करते हैं कि उसने उसे गले लगाया, तो हम हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर ही जाते हैं, हमेशा एक पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव एक्सप्रेशन है किसी को गले लगाना। लेकिन एक वाइल्ड एनिमल जब किसी को गले लगा रहा है तो वेल्स ने इन दोनों, इस पॉजिटिव और एक वाइल्ड एनिमल जो कि हम नेगेटिविटी से ही कहीं ना कहीं ऐड करते हैं, नेगेटिविटी का यहाँ मतलब है किलिंग, अटैकिंग, क्योंकि इस पूरी पोम में हम अटैक करने की बात ही कर रहे हैं। तो अटैकिंग इज़ अ नेगेटिव थिंग। सो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को वेल्स ने यहाँ कंपेयर कैसे किया है, फिर से मैं वही कहूँगी, अगेन इंटरेस्टिंग एंड समथिंग क्रिएटिव। So if you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress का मतलब होता है एक caring nature, एक gentle nature, यानी ध्यान रखने का एक तरीका, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे वेल्स कह रही हैं कि जैसे ही अगर आप अपने यार्ड में टहलते हुए किसी ऐसे जानवर से मिलते हैं जो आपको देखते ही गले लगा लेता है, तो आप समझ जाइए कि वो एक बेयर है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता है कि वो बेयर है या नहीं है या कोई और जानवर है, अगर आपको पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है, तो डोंट वरी, बेयर आपको फिर से समझाएगा कि मैं बेयर ही हूँ और आपको एक और हक देगा, आपको एक बार और गले से लगा लेगा।
यहाँ पर वेल्स जो हैं वो बहुत ही ह्यूमरस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ हक करने का मतलब गले लगाने से बिल्कुल नहीं है, वो आपको बिल्कुल नहीं दुलार रहा है। एक्चुअली यहाँ गले लगाने का मतलब है कि वो आपको पकड़ के और जकड़ लेगा, मतलब आपको जान से मार डालेगा। तो यहाँ जो गले लगाना है, इट इज़ अ वेरी फैटल एक्ट। फैटल एक्ट का मतलब होता है एक डेंजरस एक्शन, ख़तरनाक तरीका है, एक ख़तरनाक तरीके से आपको अटैक करना है। अगेन मैं आपको वही बोलूँगी, पहले जो 3 जानवरों की बात हमने की, सबसे पहले हमने एशियन लायन की बात की, फिर हमने बंगाल टाइगर की बात की, फिर हमने लेपर्ड की बात की। इन तीनों ही जानवरों का मारने का तरीका बिल्कुल अलग था, भले अलग अलग तरीके से ही, लेकिन ये अपने शिकार पे पाउंस करते हैं। पाउंस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? करेक्ट, पाउंस का मतलब है झपट्टा मारना। तो जैसे ही, लेकिन उन तीनों की तरह बेयर झपट्टा नहीं मार रहा है, वो क्या कर रहा है, एकदम अलग तरीका है, गले लगा के। तो उसका जो हग है वो इट्स वेरी वेरी हार्ड, सी वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही टाइट हग है, बहुत ही हार्ड हग है, इतना हार्ड हग कि किसी भी इंसान के लिए उसको सह पाना आसान नहीं है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, और इसीलिए किसी भी इंसान की जान ही चली जाए। अगेन ये इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। फिर से मैं वही बात कहूँगी, अगर एग्ज़ाम्स में आपको लिखना है इस सिंपल लैंग्वेज में आप लिखिए, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकें और आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकें। एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको इस स्टैंजा का। इसमें हमने वेल्स ने एक बेयर की बात की है कि अगर आपको बेयर को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने यही बताया है कि जो भी जानवर आपको हग कर ले या आपको जकड़ ले, और वो बेयर ही होता है, और उसका साइज़ भी अगेन इट्स ह्यूज। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कि ये बेयर है या नहीं है, तो वो आपको एक बार और हग करेगा। एंड लेट मी टेल यू, आपको तीसरी बार हग करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, दिस इज़ आवर 5th स्टैंजा। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. इस स्टैंजा में वेल्स ने 2 जानवरों की बात की है, एक हाइना जिसे हिंदी में लकड़बग्गा भी कहते हैं, और दूसरा क्रोकोडाइल जो हम सभी जानते हैं, कहते हैं मगरमच्छ। इस स्टैंजा में वेल्स ने इन दोनों ही जानवरों के अटैक करना और किल करने की जो तरीका है उसमें अंतर बताया है, उसमें एक डिफ्रेंशिएशन दिया है। क्या है वो डिफ्रेंशिएशन, आइए जानते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कुछ मुश्किल शब्दों के मीनिंग्स। दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना, यानी डिफ्रेंशिएशन। डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, प्रे मैं आपको पहले भी जैसे बता चुकी हूँ, प्रे का मतलब होता है जो शिकार है। अ नोविस माइट नॉनप्लस, नोविस का मतलब होता है एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी तजुर्बा ना हो, बिल्कुल कोई भी किसी चीज़ का अंदाज़ा ना हो। और इस स्टैंजा में नोविस कौन होगा, एक वो व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो ये पहचानने का कि कौन सा जानवर, हाइना कौन है, क्रोकोडाइल कौन है। तो इस मामले में वो व्यक्ति नोविस ही हुआ। और नॉन प्लस, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड स्टेट होना, कंफ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड। ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान जिसे ये समझ में ही ना आए कि मैं किस जानवर से मिल गया हूँ, ये कौन है, तो वो इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कंफ्यूज्ड ही होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि वो कौन है। The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyena come with merry smiles. Merry का मतलब होता है happy. Merry का मतलब होता है happy. Smiles
हम जो स्माइल करते हैं, मुस्कान जो हम दिखाते हैं वो है मुस्कान, यानी खुशी की मुस्कान। ये मुस्कान हाइनास के चेहरे पे कब आती है? जब वो अपने शिकार को देखते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं? बट इफ़ दे वीप, वीप का मतलब होता है क्राई, यानी रोना। लेकिन अगर जिससे ये नोविस व्यक्ति मिला है, अगर वो देखता है कि जो जानवर है अगर वो रो रहा है अपने शिकार को खाते समय, तो वो फिर कौन है? क्रोकोडाइल्स। यस, यही दो तरीके के, यही जो डिफरेंस है हाइना और क्रोकोडाइल्स में, इसी के बारे में वेल्स हमें यहाँ बता रही हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, सबसे पहले हम ये जानते हैं हाइना और क्रोकोडाइल को यहाँ क्या कह के बुलाया है वेल्स ने। वेल्स ने इन दोनों ही जानवरों को बीस्ट्स ऑफ प्रे कह के बुलाया है। तो अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि बीस्ट्स ऑफ प्रे कौन से जानवर हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वेरी गुड, हाइना एंड क्रोकोडाइल। तो बीस्ट्स ऑफ प्रे हमारा हो गया हाइना एंड क्रोकोडाइल। इसके बाद लिखा है अ नोविस माइट नॉन प्लस, यानी हो सकता है एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो इन बीस्ट्स ऑफ प्रे को देखकर, यानी शिकार जो वो एनिमल्स जो शिकार कर रहे हैं, इन एनिमल्स को देखकर हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे जानवरों के बारे में कुछ खास तजुर्बा नहीं है, वो इन जानवरों को देखकर हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हमारे पास वेल्स है, और वेल्स ने हमें बताया है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स। वेल्स हमारे पास है और वो बता रही है हमें कि क्रोकोडाइल और हाइना में डिफरेंस होता है, सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट में नहीं, यानी सिर्फ दिखने के तरीके में नहीं, दिखने में तो एकदम अलग है, लेकिन इनके अटैक और ईट दोनों के तरीके में फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स। हाइना जब अपने शिकार को देखता है या जब उसे खा रहा होता है, तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही खुशी की मुस्कान होती है। ये खुशी की मुस्कान बिल्कुल भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट नहीं है। ये बिल्कुल भी ये तरीका नहीं है बताने का कि देखिए किसी से मुलाकात हुई है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये एक बहुत ही क्रूर मुस्कान है, क्योंकि हम किसी को मार रहे हैं और हमें पता है कि तुम मरोगे और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तो यही इसी चीज़ के बारे में वेल्स बता रही हैं कि हाइना का यही एटीट्यूड होता है कि वो अपने प्रे को देखकर हमेशा स्माइल करता है। लेकिन वहीं आप जिस जानवर से मिले हैं, अगर वो अटैक करते हुए या अपने शिकार को खाते हुए रो रहा है, अगर रो रहा है, तो वो कौन है? मगरमच्छ, वो है हमारा क्रोकोडाइल। ठीक है, आई होप आपको ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिखना है वो हमारे सामने है। मैंने इसे 2 स्टैंजाज में इसीलिए लिखा है ताकि आपको एक डिफरेंस समझ में आ सके कि हाइना की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्रोकोडाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हाइना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो हाइना और क्रोकोडाइल दोनों ही बीस्ट्स ऑफ प्रे हैं, यानी शिकार करने के लिए ही ये जन्म लिया है। हर वाइल्ड एनिमल शिकार करता है, ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिकली हाइना और क्रोकोडाइल को ही यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्रे क्यों समझ रहे हैं? वेल्स ने सिर्फ इन दोनों जानवरों को ही बीस्ट ऑफ प्रे क्यों कहा है? क्योंकि इनका मारने का तरीका बहुत ही अजीब है, बहुत ही वियर्ड है। जब हमें कुछ खाना होता है खा लेते हैं, जानवरों को भी कुछ खाना होता है खा लेते हैं, उसे चिढ़ाते नहीं हैं। हाइना का वही तरीका है। हाँ, हम खुश हो सकते हैं कि आज हमारी फेवरेट डिश है हाइना के सामने, लेकिन जब उसकी फेवरेट डिश आती है तो वो खुश नहीं होता, उसे एक तरीके से चिढ़ाता है दैट आई एम द विनर, मैं जीत रहा हूँ और तुम मेरे हाथों से आज मरोगे और
मेरे पेट में जाओगे। बेसिकली हाइना का यही एटीट्यूड रहता है, इसीलिए इसको बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है। तो हाइना का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अपने शिकार को देखकर स्माइल करना, सरकास्टिक स्माइल देना, यानी क्रूरता भरी, मजाक उड़ाने वाली, चिढ़ाने वाली एक मुस्कान देना। वहीं जब क्रोकोडाइल्स के बारे में बात करते हैं तो क्रोकोडाइल्स अपने शिकार को देखकर रोते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं। ऐसा वो क्यों करता है? फिर से मैं बीस्ट ऑफ प्रे क्यों कहा गया है? जैसे हाइना चढ़ाता है, क्रोकोडाइल बेवकूफ़ बनाता है। आँखों में आंसू लेकर थोड़ी सी एक दया भावना क्रिएट करना, जो शिकार सोचता है क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई है, एक काइंड ऑफ कंफ्यूज स्टेट, वो इस तरीके की एक कंफ्यूज्ड स्टेट क्रिएट करता है क्रोकोडाइल, ताकि जो शिकार है वो कुछ समझ ही ना पाए। और ऐसे में वो फिर अपने शिकार पे, क्रोकोडाइल जो है अपने शिकार पर अटैक कर देता है, यानी प्रे को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो हाइना जो है वो चिढ़ाता है और क्रोकोडाइल जो है वो बेवकूफ़ बनाता है। तो ये इनके जो शिकार करने के तरीके हैं बहुत ही वियर्ड से हैं, इसीलिए वेल्स ने इन्हें बीस्ट्स ऑफ प्रे कहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। स्टेंजा 6, ये इस पोम का आखिरी स्टेंजा है। द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. इस स्टैंजा में जिस बीस्ट की बात हो रही है वो है कैमेलियन। कैमेलियन आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, लेकिन ये एक लिजर्ड जैसा और गिरगिट जैसा, बेसिकली कॉम्बो जैसा होता है और साइज़ में गिरगिट से थोड़ा छोटा होता है। ऑल्दो यहाँ पर एक कलरफुल पिक्चर भी है इसकी, लेकिन चूँकि हम शायद गिरगिट के इस एस्पेक्ट के बारे में जानते होंगे कि वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड और द मूड, तो इसी के बारे में वेल्स ने इस स्टैंजा में भी एक्सप्लेन किया है। कौन है कैमेलियन और उसको कैसे पहचाना जाए, हम उसे गिरगिट या लिजर्ड से कंफ्यूज ना कर दें। तो कैमेलियन एक अलग ही स्पीसी है। कौन है? अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। कैमेलियन कैसा होता है? लिजर्ड जैसा, लिजर्ड जैसा होता है। ना ही उसके कान होते हैं और ना ही उसके विंग्स होते हैं। विंग का मतलब होता है पंख, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, उसी तरह कैमेलियन के कोई विंग्स नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। ये दोनों लाइंस का क्या मतलब है? अगर आप मान लीजिए किसी ब्रांच को देख रहे हैं, किसी ट्री के एक ब्रांच को देख रहे हैं, एक टहनी को देख रहे हैं और आपको पता है इस पर कोई है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस लाइन का यही मतलब है कि जब आप किसी ट्री को देखते हैं और अगर आपको उस पर कोई दिखाई ना दे तो समझ जाएं कि वहाँ कैमेलियन बैठा है। इसका ये मतलब है कि वो ट्री की ब्रांच जिस कलर की होगी वैसी ही स्किन का कलर कैमेलियन बदल लेगा और एक कैमोफ्लैज सा हो जाएगा। कैमोफ्लैज का मतलब है उसी कलर में हो जाना जिस कलर का बैकग्राउंड है। तो देखना मुश्किल हो जाता है, आप देख नहीं पाते क्योंकि बैकग्राउंड और आप मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, एक वाइट पैंडा अगर कहीं स्नो में मिले तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि कैमोफ्लैज क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से कैमेलियन की ये क्वालिटी है कि वो कैमोफ्लैज खुद के लिए क्रिएट कर पाता है। जिस भी बैकग्राउंड पर है उसी बैकग्राउंड के कलर को खुद की स्किन पर चेंज कर लेता है। तो ये इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं देखिए। पहली ही लाइन में वेल्स ने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया है कैमेलियन के लिए जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से एकदम ऑपोजिट है, और वो वर्ड कौन सा है? ट्रू। अ ट्रू कैमेलियन।
कैमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक तो हमें क्या एक्सप्लेन की गई है कि वो जैसे ही उसका मूड होता है, जैसे ही सिचुएशन है या जैसा बैकग्राउंड है जिस पर वो बैठा हुआ है, वैसा ही कलर अपनी स्किन का चेंज कर देता है। ठीक है, इनफैक्ट हम कई बार कहते भी हैं, इंसानों के बिहेवियर से भी वेल्स ने कंपेयर किया है, तो ये हम कहते भी हैं कि ये इंसान तो गिरगिट जैसा है, माने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति अपने रंग बदल लेता है। जब रंग बदल लेता है तो यहाँ पर ट्रू क्यों लिखा है? वेल्स ने, जबकि ट्रू का मतलब तो होता है एकदम सही, सच, करेक्ट, सच्चा, तो एक सच्चा कैमेलियन क्या हुआ? फिर से यही वर्ड प्ले जैसा हो रहा है। वेल्स ने यहाँ ट्रू इसलिए लिखा है ताकि फिर से वो थोड़ा सा सरकास्टिकली और ह्यूमरसली इंटरेस्टिंग हो सके कि कैमेलियन भी सच्चा हो सकता है, कि एकदम सच्चा कैमेलियन वही है, मतलब जितना बड़ा धोखेबाज है उतना सच्चा धोखेबाज है वो। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रही हैं वेल्स कि एक सच्चा कैमेलियन यानी एक सच्चा रंग बदलू कैमेलियन वही है जो दिखने में लिजर्ड जैसा है, जिसके ना कान है, ना विंग्स है, ना पंख है। विंग्स का मतलब होता है पंख। और अगर वो किसी भी टहनी पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है और आप उसे नहीं देख पा रहे, यानी छलिया है, देख नहीं पा रहे, तो समझ जाइए कि वो उस टहनी के रंग जैसा रंग अपनी स्किन का कर चुका है और वो अब कंप्लीटली इनविजिबल हो चुका है। ये एक्सप्लेनेशन है इसी स्टेंजा का। आंसर और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए ये इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है। ये यही बता रहा है कि किस तरीके से कैमेलियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके ईयर्स नहीं होते, विंग्स नहीं होते, और ट्रू कैमेलियन वही है जिसे आप देख ही ना पाएँ प्रॉपरली, जब समझ ही नहीं पाएँ कि अगर वो ट्री पर बैठा है तो क्या बैठा भी है। सो यही है एक्सप्लेनेशन इस पोम का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। इसी के साथ मैं आपको ये याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ टॉप कोर्सेज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हैं और उसे विज़िट कर सकते हैं। वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com को भी विज़िट कर सकते हैं और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।